कभी भी किसी टी लवर से मिले हो? मतलब दुनिया में बारिश हो रही हो या आग बरस रही हो, कुछ भी हो रहा हो, एक टी लवर को ना चाय पीने के लिए हमेशा रेडी पाओगे। मतलब इतनी तेज़ धूप हो तो भी कभी कोई चाय वाला ठेला, तुम्हें चाय की दुकान हो, चाय टपरी हो, कुछ भी तुम्हें खाली नहीं दिखेगा, वहाँ हमेशा चार लोग चाय पीते हुए दिखेंगे। और कभी ऐसे टी लवर से जाके बोलो ना कि यार इतनी गर्मी में चाय, चलो ना जूस पीते हैं या नारियल पानी पीते हैं, वो तुम्हें 100 रीज़न्स दे देगा इतनी गर्मी में भी चाय क्यों पीनी चाहिए इस बात के। वो अगर उसके पास रीज़न्स नहीं है ना, वो बात करते करते अपने दिमाग में रीज़न्स क्रिएट कर लेंगे कि क्यों गर्मी में भी चाय पी सकते हैं या इतनी गर्मी में भी चाय पीने के क्या फ़ायदे हैं। उल्टे सीधे कुछ भी रीज़न्स क्रिएट कर लेंगे और उनसे आप सेटिस्फाइड भी हो जाओगे। ये ट्रिक अगर अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर ली ना, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली, सारे प्रोफेसर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इंटरप्रिटेशन चाहिए। जब भी हम आंसर लिखते हैं, हम क्या करते हैं, बुक्स में इन्फॉर्मेशन दी हुई है वही लेके अपने आंसर्स में लिख देते हैं और यहीं पे हम गलत करते हैं। बाकी सारे बच्चों में और हमारे आंसर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने आज तक जहाँ पे भी ट्रैवल किया या आपने कहीं किया होगा, आपसे कोई आके पूछे कि यार इस जगह जाना है, कौन सी ट्रेन से जाएं, आप ना नाम बता दोगे कि इस टाइम ये ट्रेन जाती है, इस टाइम ये वाली जाती है, इतने बजे छोड़ती है, बस बात ख़त्म। लेकिन जब हमें कहीं ट्रैवल करना होता है तो ट्रेन की प्रेफरेंसेस हमारी क्या होती हैं। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो अगर कोई ट्रेन है जिसकी जर्नी 15 घंटे की है, आई विल बी एब्सोल्युटली ओके विद दैट। हाँ ठीक है, 15 घंटे ट्रैवल कर लेंगे। अगर कहीं जर्नी कोई 6 घंटे की है, आई विल बी ओके विद दैट। 3 घंटे की है तो भी ठीक है। लेकिन जब वो ट्रेन लेट होती है तो दैट इज़ द पॉइंट व्हेन आई गेट इरिटेटेड। मतलब मेरी प्रेफरेंस क्या होती है कि रिजर्वेशन करवाते वक्त ट्रेन का जो टाइम है वो टाइम ही होना चाहिए। ये मेरी प्रेफरेंस है। आने जाने के लिए ट्रेन्स कई सारी हैं, कोई मुझसे पूछे तो मैं भी उसे बहुत सारी ट्रेन्स बता दूँगी, देखो इस वक्त ये जाती है, ये वाली सुबह 4:30 बजे निकलती है, रात को 10 बजे छोड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन कोई ट्रेन हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा कंफर्ट एरिया क्या है, हमें क्यों चाहिए ये पर्टिकुलर एक ट्रेन, हमारी फेवरेट क्यों है। जैसे कई जगह जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन्स होती हैं, लेकिन मेरी जहाँ जहाँ मैं ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, जहाँ पे उन जगहों पे मैं कौन सी एक ट्रेन से ट्रैवल करना चाहती हूँ वो मेरा फ़िक्स है। अगर कभी बाय द वे मुझे अर्जेंटली ट्रैवल करना पड़े और मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है। एक कि मैंने ट्रेन्स के शेड्यूल्स मुझे पता है, कब आएगी कब जाएगी, कौन सी ट्रेन कैसे है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन वो क्या है, क्यों है, उसी एक पर्टिकुलर ट्रेन से मुझे क्यों जाना है, यही एक पर्टिकुलर चीज़ क्यों चाहिए। मुझे मेरे गांव के चौराहे पे या मेरे सिटी के किसी रेस्टोरेंट में कोई डिश मिल रही है, वो डिश हर जगह है, चाय हर जगह है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर चाय वाले की चाय क्यों पसंद है। ये आप ना खुद से सोचना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी जो, जैसे मोमोज़, इंस्टाग्राम रील्स में भी आजकल मोमोज़ के बहुत रील्स आते हैं। तो किसी स्पेसिफ़िक जगह के क्यों पसंद है, क्यों हमें छोले भटूरे एक स्पेसिफ़िक ठेले वाले के पसंद है, ऐसा क्यों होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो रीज़न्स हैं जैसे हम ढूंढते हैं, इन्हें इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जो हमें अपने आंसर्स में डालना होता है। और ये हम नहीं करते हैं, हम बस इन्फॉर्मेशन लिख के चले आते हैं। और एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारा ये है कि हमें लगता है कि हम बहुत सारी डेट्स लिखेंगे अपने आंसर में तो हमारा आंसर इन्हेंस होगा क्वालिटी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप अपने आंसर्स लिखने जा रहे हैं, 2 सेकेंड 5 सेकेंड का टाइम लेके ना एक बार अपना क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद उसे ना फ्रेम करो अपने दिमाग में कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसे कैसे लिखेंगे, ये चीज़ सोचने की कोशिश करो। और इसी में जो दूसरी चीज़ हमें अपने आंसर में ऐड करनी है वो ये है कीवर्ड्स का यूज़ करना। किसी भी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं या थीम पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि थीम का मतलब क्या होता है। ये आगे मैं
और एनालाइज़ करूँगी जब मैं क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ कराना शुरू करूँगी तो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद कोई आंसर हमें लिखना होता है। और कीवर्ड्स का हमेशा यूज़ करना होता है, जैसे कि अगर स्पेसिफिक हम किसी कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं, जैसे स्कूल में एक था प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस था, जैसे हैमलेट के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और ऐसी बहुत सारी हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ के बारे में बताया था। तो इन सब में ना एक एक एरिया डिवाइड है, जैसे कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ हर एक कैरेक्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी हुई हैं, तो कुछ उसमें हम पॉइंट्स नोटिस करेंगे। जैसे किसी प्ले में होता है कि कोई एक कैरेक्टर है जो बहुत ऑनेस्ट है, कोई एक है जो उसमें क्लेवर होता है बहुत, तो ये चीज़ें हमें स्पेसिफिकली यूज़ करनी होती हैं अपने आंसर में, ताकि हमें लगे कि हमारे आंसर में कुछ लिखा है। जनरली जब लिटरेचर की बात आती है या थ्योरी लिखने की बात आती है, ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा ये सब करना पड़ता है, तो हम ना कोई भी कहानी लिख के चले आते हैं। वी शुड नॉट डू दैट, ऐसा नहीं करना होता है। ये चीज़ें मैंने की हैं, और मैंने जो सजेशंस अभी मैं दे रही हूँ वो मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं और मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। सो एक ये ट्राइड और टेस्टेड है। मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात भी की है, मेरे सीनियर से बात की है, राइटिंग जो लोग करते हैं बहुत अच्छी, उन लोगों से बात की है। तो ये चीज़ होती है, आपको कीवर्ड्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ है ना, जब भी आप कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड्स के साथ ये एक ध्यान देने वाली चीज़ होती है ना कि रेलेवेंट जो क्रिटिक्स होते हैं उनको लिखना। जैसे किसी चीज़ के बारे में, किसी के कैरेक्टर के बारे में कोई कुछ कह रहा है, जैसे पोइट्री में एक है विलियम वर्ड्सवर्थ की कही हुई कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। तो कभी हम पोइट्री के बारे में लिख रहे हैं जिसमें ऐसी कोई लाइन आ जा रही है जहाँ हमें पोइट्री के बारे में लिखना है, या कोई पोइट्री है जो रोमांटिक है या किसी भी जॉनर की है, उसे हम एनालाइज कर रहे हैं, एक्सप्लेन करना होता है। मोस्टली पोइट्री में कई बार एनालिसिस लिखना होता है, तो वो लिखते वक्त जब हमें एग्जांपल देना है तो हम ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी पोएम में ही किसी को लेके, किसी के नाम को लेके बहुत अच्छी सी कोई लाइन लिखी होती है। ऐसे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप जो नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे या ड्रामा पढ़ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ना मिले तो आप ऑब्वियसली यू कैन ईजिली सर्च इट ऑन गूगल और चैट जीपीटी वुड बी बेटर। तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स लिखना, लिटरेरी टर्म्स का यूज़ करना, क्रिटिक्स का यूज़ करना, ये बहुत इन्हेंस करता है आपके आंसर को, इन्हेंसमेंट होती है, इनरिच होता है आंसर आपका। तीसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि एक आंसर का स्ट्रक्चर बनाना होता है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है, एक मेन बॉडी है और उसके बाद कंक्लूज़न है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। मैंने कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस के बारे में बताया था। इसके अलावा कई बार जब हम पोइट्री लिख रहे होते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं हाईलाइट करके, उसके बाद 4 लाइन में कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं कि ये पोएम है, ये जो लाइन्स हैं ये इस वाले पोएम से ली गई हैं, ये स्टेंजा है ये इस वाले पोएम से लिया गया है, इसे इन्होंने लिखा है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे थोड़ा सा कि ये किस बारे में, ये पर्टिकुलर लाइंस किस बारे में, जो लाइंस हमारे क्वेश्चन में आई हैं। उसके बाद हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इसके अलावा ये तो पोइट्री का हो गया। इसके अलावा जब आप, कई बार ऐसा होता है जब आप ये हेडिंग्स नहीं डाल रहे, रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग्स नहीं डाल रहे हैं, आप बस लिखना स्टार्ट कर रहे हैं कोई आंसर, आपको ये हेडिंग्स नहीं डालनी है। इंग्लिश में एक तो आपको हमेशा पैराग्राफ लिखना चाहिए। आप हेडिंग्स, स्पेसिफिकली हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 5 हेडिंग सोच लें, लेकिन उस हेडिंग्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस हेडिंग्स में आप जो लिखते उसे आपको पैराग्राफ चेंज करके हमेशा लिखना चाहिए। ये स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश की बात बता रही हूँ। तो जब ये लिखना शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है, कोई ऐसे प्ले राइट हैं या कोई पोएट हैं जिन्हें अवार्ड्स मिले हैं, या जिन्होंने जैसे कोई है नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने नॉवेल के अलावा ड्रामा भी लिखे हैं और पोएम्स भी लिखी हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं ना कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो किसी ऑथर के बारे में आए कि ये जो ऑथर हैं ये पोएम्स भी इन्होंने लिखी हैं और इसके बाद इन्होंने ड्रामा भी लिखा है
और इसके अलावा जैसे हिंदी लिटरेचर की एक है कृष्णा सोबती नाम है, तो उन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काम किया है। फीमेल्स के बारे में वो काफ़ी लिखती थी। उसके बाद उन्होंने उसके बाद नहीं, एक्चुअली पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी लिखा है, और वो न्यूज़पेपर्स में भी क्रिटिक्स देती थी, अपने मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करती थी, अपना क्रिटिसिज्म देती थी चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें ना, अब ये इंट्रोडक्शन में लिखना है कि उन्होंने राइटिंग भी की है, उसके अलावा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काम किया है, उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मेन बॉडी में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई एक पोएट है या कोई एक ऑथर है, कोई भी है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, उन्होंने उस स्पेसिफिक एरिया के अलावा और अगर कहीं कई जगह काम किया है, तो आपको बस वो एक एक वर्ड्स में लिखने हैं, कॉमा लगा लगा के। आपको वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन मेन बॉडी में होगा, ठीक है। और ये मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जब मैं एक एक क्वेश्चंस लेके बैठूँगी, जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने बैठूँगी, जैसे आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ एक सीरीज़ स्टार्ट करने का, जिसमें कि इग्नू के बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली इग्नू के पीजी के या ग्रेजुएशन में जो एमए इंग्लिश में कर रहे हैं उनके लिए सॉल्व कराने का क्वेश्चन पेपर। तो ये काम करना होता है, ये स्टार्ट करूँगी मैं सीरीज़। तो उसमें आपको क्वेश्चंस के साथ जब एग्जांपल देके करूँगी तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेन बॉडी हो गई, और कंक्लूज़न में फिर इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बता दीजिए, कैसे कैसे ये अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें बता दीजिए। और उसके बाद जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें आप सामने वाले के बारे में बताते बताते, जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है कि जैसे इनलाइटनमेंट था, रेनेसा के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों में ना, इन सारे टाइम पीरियड्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो हम ना कई बार खुद से अपने आंसर्स में भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसे अगर लिखना है कि क्या जब एलिज़ाबेथन एज का ट्रांजिशन हो रहा था, या जब मॉडर्न एज शुरू हो रही थी, मॉडर्न एज के जस्ट पहले, या रोमांटिक एज के बारे में, ज़्यादा वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक एज के पोएट हैं। तो जब एक एज से दूसरी एज की तरफ ट्रांजिशन कर रहे थे, ऐसे एकदम से तो हो नहीं जाता है कि आज एलिज़ाबेथ एज था, उसके बाद कोई और एज आया, कोई और एज आया, या आज मॉडर्न है, कल उसके बाद कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। ऐसे एकदम से नहीं आता, हर हमेशा ना एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं अपने आंसर में। मान लीजिए जैसे किसी एक एज के बारे में आया, तो हम ये लिख सकते हैं कि इस एज से जब हम अगली एज की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है उसके बारे में, तो क्या इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते थे, क्या लोगों के मन में आया होगा, या फिर कोई रेवोल्यूशन हुआ जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो उसमें फिर हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या किसी ने इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे ध्यान दिया था, क्या सिर्फ पॉजिटिव ही हुआ होगा। ऐसा तो नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन हम मतलब नॉर्मली थोड़ा सा ग्लोरीफाई की करके होती हैं चीज़ें, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगेन हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। प्लीज़ कॉपी डैट, एग्जांपल्स यूज़ करना, क्रिटिक्स का यूज़ करना, क्रिटिसिज्म देना। क्रिटिक्स का यूज़ मतलब किसी क्रिटिक का नाम यूज़ करना, जो क्रिटिसिज्म देते थे अपना, उनका यूज़ करना, कीवर्ड्स का यूज़ करना। ये सारी चीज़ें मेन बॉडी में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार के लिए इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें छोड़ देते हैं, इंट्रोडक्शन में आप बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि किस कंटेक्स्ट में है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देते हैं कॉमा लगा के, जो मैंने पहले बताया, तो भी ठीक है। मेन बॉडी में ये चीज़ें होनी चाहिए। और कंक्लूज़न लिखते टाइम इन सारी चीज़ों का एक सल्यूशन दे देना चाहिए आपको, इवन इफ़ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सल्यूशन दे देना चाहिए, ताकि वो जो चीज़ है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और इसके बाद एक अगली जो मतलब मैं क्या बोलूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक हो सकती है, वो ये है हैंड राइटिंग। अब आप अचानक से हैंड राइटिंग तो इम्प्रूव कर नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना, जिसकी हैंड राइटिंग गंदी होगी, मेरे जैसे, मेरी बहुत गंदी है, इंग्लिश की तो फिर भी ठीक है क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा लिखा है मैंने, लेकिन हिंदी की तो मतलब अगर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ तो आप बेहोश हो जाएंगे मेरी हिंदी की राइटिंग देख के। तो हैंड राइटिंग ना अगर किसी की अच्छी नहीं है तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है ना कि जब भी लिखो तो बीच में लिखो,
मतलब पतली पतली लाइंस होती हैं कॉपी पे, तो हम इंग्लिश नीचे वाली लाइन से टच करके लिखते हैं। डोंट डू दैट। एक बार ट्राई करना ये मेरे कहने पे कि बीच में लिखना, ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर। नीचे वाली जो लाइन होती है जिसे टच करके हम इंग्लिश लिखते हैं, तो उसे टच करके नहीं, उससे बहुत थोड़ा सा ऊपर करके लिखना। उससे पता नहीं क्या हो जाता है, वो कॉपी उतनी गंदी नहीं लगती है। और ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। कि मैंने अपने एक प्रोफेसर से एक बार पूछा था, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी और मेरे मार्क्स का मुझे रहता था, हमेशा टेंशन होती थी। तो उन्होंने कहा था मुझसे कि आई हैव नेवर सीन एनी वन कटिंग मार्क्स ऑन द हैंड राइटिंग एट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। बट अगेन कुछ टाइम बाद एक प्रोफेसर ने कहा था कि अगर हैंड राइटिंग गंदी होती है तो मेरा देख के ही मूड ख़राब हो जाता है और मेरा नंबर देने का मन नहीं करता है। तो ये हो सकता है कि बड़े लेवल्स पे, अब देखो प्रोफेसर के दिमाग में क्या चल रहा हम नहीं जान सकते, हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन हम ये कर सकते हैं ना, एक नॉर्मल हमारे साथ भी है कि अगर हमारे पास आज कोई कॉपी आ जाए छोटे से बच्चे की, एक की हैंड राइटिंग अच्छी है तो वो देख के बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप ही बस बहुत अच्छा अच्छा लगने लगता है। और बस लगता है, लगेगा, हो सकता है लगे कि नंबर दे दें। और एक है जिसने गंदी लिखी है तो पढ़ने का भी मन नहीं होता है। तो ट्राई करो कि वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा सा दूर लिखो और थोड़ा क्लीन लिखने की कोशिश करो। और एक कोई पेन देख लो अच्छी सी, मेरे पास भी है बहुत सारी पेन्स तो वैसे हैं मेरे पास। और एक ये है, अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है मेरा चैनल कि मैं प्रमोट करूं, बट दिस इज़ अ पेन। ये है एक, जिसे आप अपने हिसाब से देख लेना सब लोग। तो बस यही है। और अगर और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताना, नीचे कमेंट्स में बताना। एंड अगर अब तक झेल लिया ये वीडियो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।